यूपी में दो लड़के फिर साथ दिखेंगे। अखिलेश और राहुल गांधी के बीच सीटों पर सहमति बन चुकी है। तो क्या यह खबर बिखरते विपक्ष के लिए उम्मीद की किरण है? नमस्कार, मैं विवेक चांडिल, आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। अलग अलग राह पर दौड़ता भागता विपक्ष क्या एक मंच पर आ सकेगा? राहुल और अखिलेश ने सीटों पर सहमति बनाकर एक फॉर्मूला तो दे दिया है, लेकिन क्या एकला चलो की नीति ममता छोड़ेंगी? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सम्मान देंगी? क्या पंजाब में अकेले लड़ने की जिद केजरीवाल छोड़ सकेंगे? क्या दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को सम्मानजनक स्थान दे पाएंगे? और अब ये सवाल और तेजी से उठने लगे हैं। विपक्ष अगर अलग अलग लड़ा तो मोदी का 400 पार पक्का है। विपक्ष एकजुट हुआ तो मोदी की राह कठिन होगी। साथ ही 24 में टक्कर भी देखने को मिल सकती है। आज सबका हिसाब होगा में इसी मामले पर चर्चा एक बड़े पैनल के साथ और इस मुद्दे पर बहस करेंगे। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपी से गठबंधन के बाकी दल कोई सीख ले पाएंगे? क्या मोदी के खिलाफ एक मंच पर आ पाएंगे? आज डिबेट की रूपरेखा क्या होगी? किन सवालों के इर्द गिर्द ये डिबेट रहेगी? आइए उस पर नजर डालते हैं और सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल लेकर आइए जल्दी से। पहला सवाल आपके सामने है, क्या कांग्रेस की हट के सामने झुक गए अखिलेश यादव? पहले तो कह रहे थे गठबंधन नहीं होगा, 10 सीटों पर ही बात बन रही थी, लेकिन 17 सीटें दी है। तो पहला तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने दबदबा दिखाया है यूपी में? दूसरा सवाल, क्या यूपी के फॉर्मूले पर दूसरे राज्यों में विपक्ष एक हो पाएगा? क्या विपक्ष के लिए उम्मीद की किरण है? और तीसरा सवाल, क्या विपक्षी गठबंधन का भला या चुनाव से पहले एक तरह से अंत? इस पर भी डिबेट करेंगे, तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे और बहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। झटकों पर झटके झेल रहा विपक्ष यूपी में कुछ संभलता दिखा है। अखिलेश और राहुल के बीच बात बन गई है, अब कोई पेच नहीं रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 24 के रण में मोदी से मिलकर लड़ेंगे। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत कांग्रेस जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात दरवाजा सब खुला पुरानी है। हो गई। अरे कहीं हमारे आपने दरवाजा पत्रकार बंद तो साथी, नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सभी शेरवानी है। अंत भला तो सब भला। मुकाबला मोदी से है, जो ताल ठोक के कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए को 400 पार से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में यूपी से अखिलेश और राहुल ने एक फॉर्मूला दिया है। तो क्या ममता बंगाल में और केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे? राहुल और अखिलेश इससे पहले भी यूपी में साथ आए थे। दो लड़के खूब फेमस हुए थे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। बीजेपी का विजय रथ और तेजी से दौड़ा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बार भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। फिर भी अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं, तो अलग अलग लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी और 80 के 80 सीटें जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। दीदी ने कांग्रेस को बंगाल में रेड सिग्नल दिखा दिया। पंजाब में भगवंत मान अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली में पेच फंसा है। किचकिच के चलते नीतीश जा चुके हैं। जयंत भी साइड हो चुके हैं। ऐसे में अखिलेश और राहुल ने हाथ मिलाकर विपक्ष के लिए उम्मीद की एक किरण जरूर दी है। बाकी दल क्या राहुल और अखिलेश से सीख लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त जो दिख रहे हैं, प्रशांत पटेल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। मणिशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपी आर से,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा बाकी नेताओं को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जोशी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। फॉर्मूला बना कैसे? क्या समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के दबाव में झुकना स्वीकार किया? पहले तो 10-11 सीटों की बात हो रही थी, लेकिन 17 सीटों पर बात बन गई। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, जबकि 2019 का जो नतीजा है लोकसभा चुनाव का, उसमें राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार गए थे अमेठी से। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी गठबंधन करने का काम करा, उन्होंने हमेशा बड़ा मन दिखाया है। हमने कांग्रेस के साथ पूर्व में भी गठबंधन करा, बसपा के साथ भी करा, छोटे दलों के साथ भी किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो विवेक जी आज ये है, ये गठबंधन हमारा और समाजवादियों का और कांग्रेस का आज उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। वहां पर खुजराहो की सांसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, जिसको जिताने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के लोगों की भी रहेगी। और ऐसे ही जो 63 सीटें हैं, उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। और मेरे को लगता है जिस लड़ाई के लिए माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय खड़गे जी ने हाथ मिलाया है, वो था देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई और जाति जनगणना को लेकर हम लोग पीडीए की लड़ाई को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी के तहत आज ये समझौता होने का काम हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आपने पूरा मैनिफेस्टो बता दिया, आपने पूरी रणनीति बता दी। लेकिन जोशी जी, आप बड़े स्मार्ट आदमी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। मैंने कहा 17 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट आई थी 2019 में। सर, आपने बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल दिखा दिया। मैंने तो शुरू में कहा आपको, जब आप मेरे को आप अपना प्यार और स्नेह मुझे देते हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूं इस देश की राजनीति में अगर सबसे बड़ा दिल है तो माननीय अखिलेश यादव जी का है। वो विधायक जो चुनाव हार जाते हैं उनको एमएलसी बना देते हैं, जो 8 विधायकों के लोग होते हैं उनको राज्यसभा देते हैं। तो ये तो इसमें तो माननीय अखिलेश यादव जी का कोई सानी है नहीं। लेकिन फिर वही सवाल जो बार बार उठ रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिल दिखाते हुए कदम उठाया गया है, लेकिन ये आपने जो गठबंधन करके साहस दिखाया, इस बात की तारीफ तो होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी कुनबा जहां एक तरफ बिखरता जा रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने गठबंधन कर दिया, वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ, जिस कांग्रेस पार्टी के पास 2019 में सिर्फ 1 सीट थी। लेकिन ये बड़ी बात है, आपने कहा यह भी जा रहा है कि आपने दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को भी एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की, एक राह दिखाने की कोशिश की। प्रशांत पटेल जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वहां पर एक गठबंधन हुआ है। आप कहेंगे भाई पहले भी गठबंधन हुआ, ये गठबंधन फ्लॉप रहा है, लोगों ने पहले ही नकार दिया है। बात सही, आपकी बात मैं मान लूंगा अभी। लेकिन बाकी राज्यों में भी समाजवादी पार्टी ने क्या एक तरह से रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि अभी भी वक्त है, विपक्ष एक मंच पर आ सकता है? प्रशांत पटेल जी, देखिए, इन्होंने जो अलायंस बनाया था जी, सभी राज्यों में अलायंस का क्या परिणाम हुआ? आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए, बाकी जगह तो कहीं पर अलायंस है नहीं। और राहुल गांधी जी अपनी यात्रा लेकर के जहां जहां पर जा रहे हैं, वहां पर इनके साथी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चले गए, पंजाब में भी इनका गठबंधन अलग से हुआ नहीं, दिल्ली में भी कोई आसार है नहीं, अन्य राज्यों में इसी तरीके से हुआ। बंगाल में ममता जी ने कह दिया कि हम अपनी सीट अलग सीटों पर लड़ेंगे, पूरी सीटों पर लड़ेंगे। तो ये अलायंस कहीं पर भी कर लें, कोई इसका बहुत परिणाम तो आने वाला है नहीं। और कांग्रेस से अलायंस करने से समाजवादी पार्टी को क्या लाभ हो जाएगा? कांग्रेस तो 3 जिलों की पार्टी उत्तर प्रदेश में, इनके 2 विधायक हैं, 1 सांसद हैं। अब तो सोनिया जी भी रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, राहुल जी ऑलरेडी अमेठी छोड़ करके भाग गए, अभी भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस का तो यहाँ पर कोई जमीनी आधार है नहीं। और जो सीटें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, 17 सीटें इन्होंने दी हैं कांग्रेस को, वो तो अधिकतर शहरी सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर मौजूद रही है परंपरागत रूप से, तो वहां पर भी कोई कांग्रेस का लाभ होने वाला नहीं है। अब इन्होंने किस मजबूरी में, किस तरीके से, हो सकता है जयंत जिन्हें समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो गए, उसके बाद उस दबाव में इनको सीटें अलग दी हुई, ये तो यही जाने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सीटों से, सीट बंटवारे से कोई समाजवादी पार्टी। लेकिन प्रशांत पटेल जी, आप तो उस दल से आते हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप तो उस दल से आते हैं जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भरी सदन में कहा था कि आज हमारे पास 2 सांसद है और 2 सांसदों की एक पार्टी को आज इस तरह से माखौल बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश में हमारी बहुमत की सरकार होगी। वो दिन आया, 2019 में आया, 2024 में भी कयास ये लगाए जा रहे हैं आपकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। लेकिन आप जब दूसरी पार्टी को 3 जिलों की पार्टी कहते हैं तो इसमें भी अहंकार का भाव झलकता है। नहीं, इसमें अहंकार का भाव नहीं है। हमारी जब 2 सीटें थी, हम कभी चुनाव लड़ने से भागे नहीं।
हमने बैकडोर से एंट्री नहीं की। आदरणीय वाजपेयी जी भी चुनाव हारे, वो लगातार लड़ते रहे, अलग अलग सीटों से चुनाव लड़के जीते। सोनिया जी की तरह छोड़ करके नहीं भागे, राहुल गांधी जी की तरह अमेठी छोड़ करके सेफ सीट वायनाड की तरफ नहीं भागे। ये अंतर है। हम हारे लेकिन हम लगातार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, जनता के बीच लगातार जाते रहे, इसलिए जनता ने हमें बहुमत पे पहुंचाया है। लेकिन आज जो कांग्रेस की हालत हुई उनके कर्मों की वजह से हुई है। आज जब राम मंदिर बना अभी भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हुई है। आज भी दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर के विरोध में एक भड़काऊ बयान दिया है। ये लोग लगातार इनका चरित्र इसलिए रहा, इसलिए जनता ने इनको अपनी नजर से उतार दिया। यही पार्टी 84 में 400 से ऊपर सीटें पाई थी, आज क्यों 47-48 सीटों पर रह गई है? ये इनके कर्मों की वजह से जनता ने यहाँ पर इनको 2 सीटों 3 सीटों पर पहुंचाया है। जी, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती भी हमारे साथ आ गए हैं, टीएमसी के नेता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मणिशंकर पांडे जी और संजय जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी। देखिए, मैं आदरणीय प्रशांत पटेल जी को 2004 की याद दिलाना चाहता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी और 6 महीने पहले चुनाव में चली गई थी और इंडिया साइनिंग का नारा दिया था। जिस प्रकार आज हवा में विकास है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो वादे करे थे सब देश से झूठे हो गए, उसी तरह का एटमॉस्फेयर था। ये जनता है, इन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था, तब भी इनका अहंकार हावी था। 6 महीने पहले चुनाव करा दिए गए, इंडिया साइनिंग का नारा था। निश्चित तौर पे आज भी वही हाल है। मणिपुर से लेकर आज बेटियों की स्थिति क्या है, किसी से छुपा नहीं है। युवाओं की स्थिति क्या है, किसान बॉर्डर पर है, किसान जवान सब। तो निश्चित तौर पे आप बंगाल का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? निश्चित तौर पे जो अहंकार रूपी सरकार है उसका अंत होना निश्चित है। और जो लड़ाई है देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, उसके तहत माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय खड़गे साहब ने यह समझौता करने का काम करा और भारत की 140 करोड़ की जनता इस फैसले का स्वागत करेगी। चलिए, इलेक्शंस में जा रहे हैं, हम सभी चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। अब कह रहे हैं बंगाल की बात होनी चाहिए प्रशांत पटेल जी, तो प्रशांत पटेल जी की बात मैं मान लेता हूं, बंगाल की बात करता हूं। संजय जी, क्या आपका अलायंस होगा या ममता दीदी ने पहले ही लाइन क्लियर कर रखी है कि भाई कोई अलायंस नहीं है पश्चिम बंगाल में, एक ही नाम है, वो बस टीएमसी और ममता बनर्जी का है? देखिए, हम लोगों का पहले ही 1 साल भर पहले जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था, तभी हम लोग का ये क्लियर कट सिद्धांत हम लोगों ने बता दिया था। ममता दीदी ने सबसे पहले बधाई कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस को कहा था कि आप बाकी जो 200 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस मजबूत है वहां पे लड़िए, हम आपकी तरफ से जो है हम बंगाल को आपको भेंट करेंगे। ये बात उस समय भी हुई थी। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हम बंगाल में कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहते थे और अभी भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी सब रास्ते बंद होगा, अभी भी चाहते हैं कि समझौता होना चाहिए। लेकिन एक रुकावट बहुत बड़ी है। कांग्रेस का एक सिस्टम ये है कि कुछ लोगों को ये अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में चुनाव के समय कमलनाथ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो वहाँ हार गए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो 1 साल से बगावती सूर दिखा रहे थे, आखिर में उनको थक हार के बाहर निकलना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे गठबंधन के बीच में आ रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी चूंकि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं वो लगातार, और इसी वजह से जो है उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को उनको या तो रोके और या तो निकाल के बाहर करे, समझौते की गुंजाइश तब भी बनी रहेगी। रही बात, अभी बड़े प्यार से जो है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे बंगाल की बात करिए। हाँ बिल्कुल, बंगाल की बात कर लेंगे। बंगाल की बात निश्चित रूप से जिस तरीके से आप राजनीति, गंदा राजनीति खेल रहे हैं बंगाल के अंदर, वो देश देख रहा है। आपका कई कार्ड आप लोगों ने खेला, आपका कार्ड कहीं कामयाब नहीं हो पाया और यही वजह से जो है आप लोगों ने बंगाल को एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा ताकि देश को उन्माद फैला कर सके। जो घटनाएं होती नहीं है उसको 80% जो है आप लोग बढ़ा कर कुछ बताते हैं। चलिए, संदेश खाली वाले मामले पर संजय जी मैं जाऊंगा, लेकिन अलायंस वाले मामले पर बात पूरी कर लूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। फिर वो शाहजहां शेख पर चला जाएगा, फिर वो सवाल पूछा जाएगा शाहजहां शेख कहां है। संदेश खाली पे कतई नहीं जाने वाला, मैं संदेश खाते उस पर कतई नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप केवल और केवल जब किसी के गिरेबान में झांके तो सबसे पहले अपना गिरेबान देख लीजिए। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो है हालत कानून व्यवस्था की खराब है, 6 गुना ज्यादा, याद रखिएगा जी। नहीं ठीक है, उस टॉपिक पर आज नहीं जा रहा हूं मैं, आज अलायंस की बात कर रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, पिक्चर अभी बाकी है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं संजय जी कि अलायंस में जा सकते हैं, अभी भी सारे रास्ते बंद हुए हैं, तो क्या विपक्षी गठबंधन में पिक्चर अभी बाकी है? विवेक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की लड़ाई में बहुत फर्क है जी। इंडिया गठबंधन
पिछले 4 महीने से गठबंधन बनाते बनाते एकदम हताश और निराश हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है जी। आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस 40 बरस से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में है ही नहीं, उसकी सरकार ही नहीं बनी। 89 में हारी और आज तक विधानसभा में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आई। और पिछले बार बसपा से समाजवादी पार्टी से सब जगह बार बार अलायंस हुआ, लेकिन वोट का ट्रांसफर कभी नहीं हो पाता है और वहां पर कांग्रेस भी हार जाती है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी हार। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी में के लोगों ने चुरा लिया और बहुजन समाज पार्टी ने चुरा लिया। अब कांग्रेस पार्टी फिर ये चाहती है कि हम कुछ अपने वोट को इन लोगों से वापस कर लें। सिर्फ इस बात की लड़ाई है, वो एनडीए को माननीय मोदी जी को हराने की कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं, हाँ बोलिए बोलिए मणिशंकर पांडे जी। कांग्रेस सिर्फ इसलिए लड़ना चाहती है, कांग्रेस इसलिए लड़ना चाहती है कि हम कुछ वोट समाजवादी पार्टी से और जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने हमारे वोट को चुरा के ले गए, हम उसके वोट को किसी तरह से वापस थोड़ा कर लें। वो भी एनडीए गठबंधन से चुनाव जीतने के लिए नहीं कुछ कर रही है और न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए वो प्रयासरत है। वो सिर्फ अपने एलआई पार्टी, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी से अपना वोट खींचना कुछ चाहती है, दिल्ली में वो अपना वोट खींच चाहती है, अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहती है जी। अब मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूत होना चाह रहा होता तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और 4 महीना में ये पार्टी टूटती नहीं और इसके बड़े बड़े नेता जो सब लोग निकल के चले गए वो निकल के नहीं जाते जी। तो ये जो 2024 के लोकसभा का चुनाव है जी, वो चुनाव जीतने के लिए नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है, माननीय मोदी जी को हराने का नहीं है, एनडीए गठबंधन को हराने के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ये क्षेत्रीय दलों में जो उनका वोट चला गया उसके वापस करने के लिए सोच मतलब एक तरह से एक मजबूती, एक तरह से मजबूती है 2029 की रूपरेखा तैयार के लिए, यानी कि 2029 की रणनीति पर यह पूरा खेला हो रहा है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय चक्रवर्ती। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल जी। मैं आदरणीय एलजेपी के मेरे ख्याल से हैं, मैं इनको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। हमें 2 घड़े दे दीजिए, एक जो है भारत रत्न वाला घड़ा दे दीजिए और एक ईडी सीबीआई वाला घड़ा दे दीजिए, बीजेपी रास्ते में आ जाएगी। और बीजेपी इतनी मजबूत है तो बीजेपी को इन 2 घड़ों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इसे इस्तेमाल ना करना पड़ता है उससे ज्यादा मेरी पॉलिटिक्स हो गई। मेरी बात सुन लीजिए, भारत रत्न के सहारे और ईडी सीबीआई के सहारे जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा दिन से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आप अगर बहुत ज्यादा मणिशंकर जी आप बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हमले में दुनिया देखी है तो थोड़ा सा हमको बोल दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हमने आपके पीछे टोका नहीं, आप बोल रहे थे, मैं उंगली उठाई थी। अब मुझे डिबेट करना आता है, इसलिए मैं हमेशा जो है कभी बीच में नहीं बोलता। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मोदी जी अगर इतने मजबूत है, इतना अच्छा काम किया, दूसरे दलों को तोड़ने की जरूरत ना पड़ती। उनको जो है वो हम लोग से ज्यादा दलों के साथ वो हैं। पहले तो जो है पिछले साल के फरवरी में बोला था एक अकेला सब पे भारी। उसके बाद जैसे ही गठबंधन हम लोगों का बना तो अपने साथ पीछे 38 लोगों को नीचे खड़ा कर दिया। उसके बाद तोड़ना शुरू कर दिया, किसी को लालच देके, किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके तोड़ना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी? आप काम के बल पे क्यों नहीं गए? रास्ते पे आते ना, हम काम के दम पे आते। लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया, डर दिखाया, उनको तोड़ा। मजेदार बात तो ये हो गई कि बीजेपी के अंदर कि आज कांग्रेसी जाता है और तुरंत वहां पद पा जाता है, और पुराने बीजेपी बेचारे क्या करें? उन लोग के लिए परेशानी की सबक है, वो बोल नहीं पा रहे, सब चुपचाप है। और दूसरी बात यह है कि आज का डेट में हम सिर्फ और सिर्फ इतना बता दे, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा कर दिखा दीजिए। सारे वर्ल्ड में मोदी जी की वो भाषण है, मेरी नहीं है। मोदी जी ने कहा कि मतलब बैलेट पेपर से देख करके, ठप्पा लगा करके बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए चाहते हैं संजय जी, जो वो बैलेट बॉक्स लेके पश्चिम बंगाल में भाग रहे थे, जो तस्वीरें आई थी, वो छोड़ दीजिए। हमारे पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर जो है 15 लाख ईवीएम गायब है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, मैं तो तस्वीर सामने आई थी, वो बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे थे वो तस्वीर। हाँ, मैं तो और संजय जी आप बोलने की बात कर रहे हैं, मैं प्रशांत पटेल जी थे, आपके आरोपों का एलिगेशन, वो जो 2 घड़े वाला आरोप आपने लगाया, मणिशंकर जी मैं आ रहा हूं,
दो घड़े वाला जो आरोप लगा है उसका जवाब प्रशांत पटेल जी बखूबी दे सकते हैं। प्रशांत पटेल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप जब बोलने की बात करते हैं तो बताइए, पश्चिम बंगाल में बोलने की आजादी है? वहां तो पत्रकारों को उठा उठाकर आप जेल में भर दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस पत्रकार के साथ ये घटना हुई है, मैं क्लियर करके बता, अगर वहां पे कोई नई घटना हुई होती और उसके बाद वो पत्रकार गया तो कोई घटना ना होती। वो पत्रकार दिन भर वहां पे रिपोर्टिंग करता रहा, दिन भर। क्योंकि मैं उस डिबेट में बैठा हूं उनके साथ, 2 डिबेट मैं कर चुका हूं, दिन भर डिबेट में था। और उनके साथ वो रात को दोबारा फिर जाके वो क्या कर रहे थे वहां पे, उस गांव के अंदर रात में क्या कर रहे थे, उनको रोका गया था, वो बदतमीजी पे उतरा है। नहीं तो गांव तो हिंदुस्तान में ही होगा, बांग्लादेश में थोड़ी होगा कि वहां जाना अलाउ नहीं है। बांग्लादेश की बात नहीं है, देश बांग्लादेश की बात है। अगर कोई नई घटना हो गई होती रात को 3 बजे, अरे भाई तो दिक्कतें एज ए इंडियन सिटीजन वहां रह सकता है, एज ए इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक होकर भारत के किसी भी कोने में जाने, किसी को भी जाने की आजादी है, कहीं से भी रिपोर्टिंग करने की आजादी। क्या बात करते हैं संजय जी? उसको रोका गया था, उसने बदतमीजी की है। ठीक है, मैं जा रहा हूं प्रशांत पटेल जी के पास। प्रशांत पटेल जी, संजय जी कह रहे हैं कि भाई 2 घड़ा है इनके पास, एक भारत रत्न वाला घड़ा है, ईडी सीबीआई वाला घड़ा है। देखिए विवेक जी, अगर जो लोग सबसे अधिक लोकतंत्र पे हत्या, संविधान पे हमला, ये सब तरह की बातें कर रहे हैं, वो सबसे अधिक जो अत्याचार जो कर रहे हैं, सबसे अधिक लोकतंत्र का चीरहरण जो कर रहे हैं बंगाल में। आज इनके 2-3 मंत्री जेल में हैं। ममता जी को खुद 2-3 इनके मंत्रियों को हटा करके उनको सस्पेंड करके जेल में डालना पड़ा। भाई हमने तो नहीं डाला, हाईकोर्ट लगातार कह रही है, कोलकाता हाईकोर्ट पूछ रही है बंगाल पुलिस से कि कहाँ है शाहजहां शेख। और अभी इनको याद आ रहा था कि हम दूसरे पार्टी के लोगों को बनाते हैं। भाई बाबुल सुप्रियो, शत्रुघ्न सिन्हा, अभिषेक मनु सिंघवी, ये कहाँ से आए थे? जब आप इनको लोकसभा राज्यसभा मंत्री बनाया तब आपको अपने कार्यकर्ता की नहीं याद आई? आपके कितने नेता जो है, आपके कितने नोटों के बंडल मिले हैं, जैसे पूरा मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से, चाहे टीचर घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, आपने राशन घोटाला कर दिया। आज वहाँ महिलाएं आप बीती कर रही, सुना रही अपनी, जो महिलाएं पीड़ित, आज देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनका गैंगरेप किया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा इनके पार्टी ऑफिस में, उन्हीं को पुलिस गिरफ्तार करने का काम कर रही है। जो मीडिया उस पर सवाल उठा रही है, उस मीडिया को ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। इमरजेंसी के बाद आज पहली बार देश के इतिहास में 2024 में हो रहा है कि मीडिया के पत्रकारों को सबसे अधिक गिरफ्तार किया जा रहा है। ममता जी पर किसी व्यक्ति ने कार्टून बना दिया, एक पत्रकार नहीं, क्या लेकिन 1.5 साल तक जेल में प्रशांत पटेल जी, क्या ये एलिगेशन सही है कि आप लोगों ने विपक्ष को एकजुट होने नहीं दिया, आप लोगों ने विपक्षी कुनबे में तोड़फोड़ मचाई? ये एलिगेशन टीएमसी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से है? ये इतने कमजोर हैं क्या? आज जितनी भी कांग्रेस के अलावा जितनी भी विपक्ष में पार्टियां, सब में कहीं न कहीं तो कांग्रेस से निकल के आई है, कांग्रेस विरोध में तो हुई है ना। तो वो तो बेमेल गठबंधन है, तेल और पानी का गठबंधन कहां से हो जाएगा? सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, सबका जो लक्ष्य अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो एकजुट कहां से हो जाएंगे? ये क्यों नहीं एकजुट होकर के लड़ रहे हैं? ये स्वयं जहां पे, जब क्योंकि सारे लोग भ्रष्टाचार में लूटे हैं कि ये जितनी पार्टियां, सबके नेता बेल पे आज चल रहे हैं। कौन ऐसा नेता है जिनपे जो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? कौन लोग जमानत पे नहीं है? ये लोग कहां से मिल जाएंगे? इनका जो एक स्वार्थ का गठबंधन था, आज इसलिए गठबंधन टूट गया है। और जो समझदार लोग थे इनसे अलग होकर के चले गए। आज ये लोग अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए कभी लोकतंत्र की हत्या, कभी इमरजेंसी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक जो लोकतंत्र का चीरहरण है इनके राज्यों में हो रहा है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार इनके राज्यों में हो रहा है। भाई अगर आप आपने कुछ गलत नहीं किया है तब कोर्ट और सीबीआई ईडी से क्यों भागते हैं? शाहजहां शेख को क्यों ममता बनर्जी ने अपने घर में छिपा के रखा हुआ है? शाहजहां शेख को कोलकाता पुलिस गिरफ्तार करे। आज बंगाल हाईकोर्ट को भी, कोलकाता हाईकोर्ट को भी कहना पड़ रहा है, क्यों लोग उसको नहीं करते हैं? आज कैमरे के सामने पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है, जैसे इस तरह का भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मीडिया को रोका जा रहा है अपनी रिपोर्टिंग करने से। आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मीडिया क्यों नहीं वहां पे रिपोर्टिंग? ठीक है, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अंशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। जोशी जी आपका जवाब, उसके बाद मैं अंशु जी आपके पास जा रहा हूं। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन के बाद इनकी कलई खुलने का काम हुआ है। और वो कलई क्या खुली है? वो कलई खुली है जो इलेक्टोरल बोर्ड ये लेकर आए थे, जिसका संज्ञान ये आदरणीय मोदी जी की महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचार की योजना थी, उनकी सबसे बड़ी योजना थी। 16,000 करोड़ का जो चंदा लिया, उसमें 95% चंदा लिया और एसबीआई के थ्रू लिया। तो निश्चित तौर पर उसमें ना तो बताने वाले का पता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाली
पार्टी आज बड़ी बड़ी बातें करने का काम कर रही है। 95% चंदा लिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, और उन कंपनियों को इससे एवज में क्या क्या फायदा दिया देश समझता है। और अभी अभी चंडीगढ़ के चुनाव पर जो चुनाव आयोग उसका उच्चतम न्यायालय का जो डिसीजन आया है, निश्चित तौर पे वहां पर जो चुनाव को किस प्रकार प्रभावित करा गया एक अधिकारी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उसकर भी कलई खुली है। इसीलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए कि देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, क्योंकि भ्रष्टाचार से डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है और लगातार चुनाव को भी आज इन्होंने लोकतंत्र को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसलिए सभी विपक्षी दलों को एक होना इस पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी के खिलाफ बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं हम लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तो दो ही लोग इकट्ठे हुए हैं अभी, अखिलेश जी और राहुल जी। अंशु अवस्थी हमारे साथ। अंशु अवस्थी जी, क्या यूपी का फॉर्मूला बाकी स्टेट्स में जा पाएगा और इतना स्पेस आपको कोई पार्टी दूसरी दे पाएगी? 17 सीटें आपको मिल गई उत्तर प्रदेश में, 2019 के रिजल्ट के लिहाज से एक बड़ा नंबर है आपके लिए। देखिए, हम उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, हम पहले दिन से कह रहे हैं इस बात को कि इंडिया गठबंधन एक मजबूती से बन चुका है और दिन पर दिन बढ़ रहा है और जमीन पर उतर रहा है। हमारा जब गठबंधन बना था तो बहुत से सवाल सभी साथी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, कुछ मीडिया साथी भी, कैसे होगा, क्या होगा। तो गठबंधन तो उसी दिन बन गया था जब पटना में पहली मीटिंग हुई थी, बेंगलोर में हुई, उसके बाद मुंबई में हुई। ये जमीन पर उतर रहा है, जो लोगों को दिख रहा है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं पर कोई असमंजस नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम सामने आएंगी। आपके सामने आज आ चुका है अलायंस, क्योंकि इस देश को जरूरत है एक ऐसे गठबंधन की जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से खड़ा हो सके। देश की जनता चाहती, युवा चाहते हैं, किसान चाहते हैं, क्योंकि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती, वो धर्म पे बात करना चाहते हैं, राम मंदिर पे करना चाहते हैं। जबकि हम भी कहते हैं कि बहुत अच्छा है भैया, राम मंदिर बना है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बना है, हम भी सब दर्शन कर रहे हैं। हम भाजपा के इवेंट में भले न शामिल हो, लेकिन हम कह रहे हैं राजनीतिक दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम नौजवानों के बेरोजगारी पर सवाल पूछें, महंगाई पर सवाल पूछें। किसान देश की सीमा पर बैठे हुए हैं, 750 किसानों की जान चली गई। प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी, अंशु जी, देश की सीमा पर नहीं है, राज्यों के बॉर्डर पर है, आज तक नहीं लाए जी। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है। हाँ। आज एक मजबूत गठबंधन बना है और आप भरोसा करिए कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों हम तो पूरा भरोसा करके चल रहे हैं। पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हमें हर एक भारतीय नागरिक पर भरोसा है अंशु जी। हम तो 140 करोड़ भारतीयों पर भरोसा करने वाले लोग हैं। लेकिन अंशु जी, अगर लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ उसके बाद से जो नेताओं की फहरिस्त, 2-4 नेताओं के नाम मुझे तो जुबानी याद हो गई हैं। नीतीश कुमार पहला नाम, जिन्होंने पटना में सबसे पहली बैठक कराई, उन्होंने ही इस गठबंधन की आधारशिला रखने का काम किया था। इसके बाद आगे चलिए, अशोक चौहान वहां चले गए, अजीत पवार उसके बाद वहां निकल गए। इसके अलावा आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, पंजाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं जी अकेले लड़ेंगे, ममता बनर्जी कहती हैं जी अकेले लड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस भाव नहीं देना चाहती, कांग्रेस में अहंकार आ गया है। देखिए, गांधी जी एक बात कहते थे कि जो जितने कदम साथ चल सके उसका उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने पहल की थी और वो पहल अकेली नीतीश कुमार की नहीं थी। वो मैंने पहले ही कहा ओपनिंग रिमार्क में कि देश के लोगों का ये मूड है। इस देश के जो 90% लोग हैं जो रोजगार के नाम पर परेशान हैं, उनकी आय घट रही उस पर परेशान है। वो किसान हैं, युवा हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, इस देश के छोटे जो गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये उनकी मंशा थी। उसको हम सब लोग एक आगे लेकर चले और ये मुहिम दिन पर दिन बढ़ रही है। और ये हमारी रणनीति है कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमारा क्या। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि 65% वोट इंडिया गठबंधन के साथ है, 35% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास था, जो भी घट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 65% मणिशंकर पांडे जी से जवाब लेना चाहूंगा जी। मणिशंकर पांडे जी, क्या परिणाम होंगे? देश में 450 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 450 से ज्यादा अंशु जी, 450 से ज्यादा, 450, 450 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीतने मध्य जा रहा है। प्रदेश में भी 150 कह रहे थे आप, बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी 55 सीटें कह रहे थे आप। अंशु जी, मध्य प्रदेश में भी 150 कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी 50-55 कह रहे थे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो फैक्ट वो कह रहा हूं, आप वहां पर राजस्थान में भी 100+ कह रहे थे। मैं देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 35% वोट पे 400 की बात कर रही है,
तो इस देश के युवा, किसान, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों का वोट मिलाकर जो 65% हो रहा है, अगर हमने 450 कह दिया तो इसमें चिढ़न क्यों होती है? इसमें बीजेपी को क्यों चिढ़न है? मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूं अंशु जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। कोई चिढ़न नहीं अंशु जी, नहीं कोई चिढ़न नहीं है, मुस्कुरा के कह रहा हूं, दिल खोल के कह रहा हूं, कोई चिढ़न नहीं है। आप 450 क्या 543 ले लीजिए, शुक्रिया, 543 ले लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। मैं जा रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी भी आपकी इस बात पर मुस्कुरा रहे थे। भाई मुझे कह रहे हैं भाई अंशु जी की मुझे चिढ़न हो रही है, मुझे ऐसी कोई चिढ़न वाली बात नहीं है। मैं तो पत्रकार हूं, मैं दोनों तरफ से सवाल पूछता हूं। मैं तो प्रशांत पटेल जी से भी सवाल पूछता हूं, मणिशंकर पांडे जी से भी सवाल पूछता हूं। क्यों पांडे जी, मैंने आपसे वही सवाल पूछा, प्रशांत पटेल जी से भी सवाल पूछा, क्या आपको अहंकार हो गया, आप 3 जिलों की पार्टी कह रहे हैं कांग्रेस को? तो मैं तो सबसे समान सवाल पूछता हूं। बाकी ऐतराज मुझे किसी बात से नहीं है। आप 543 का 543 100% विनिंग लेते आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मणिशंकर पांडे जी, 450 सीटों का क्लेम, 65% वोट बैंक पर इस वक्त कांग्रेस कह रही है, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कह रहे हैं यहां पर 65% वोट बैंक। विवेक जी, अंशु जी की बात मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस एक देश की राष्ट्रीय पार्टी है। बिल्कुल, मैं उनकी बात को कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन अपना चुनाव प्रचार कर रही है, उसका चुनाव प्रचार शुरू हो गया जी, और करीब मैं समझता हूं कि हर राज्य में उसका जो प्रबंधन है, उसकी पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार चुनाव का काम करती है और सरकार को मजबूत करने के लिए जनता के हित में जो काम कर सकती है वो भी अपना काम कर रही है। हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो देश की विरोधी पार्टी है, जो अपने को विरोध पक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो उत्तर प्रदेश में 2% वोट विधानसभा में पाई थी और एक एमपी और 2 एमएलए हैं, वो भी एक एमपी सोनिया जी छोड़ करके अब वो चली गई राज्यसभा में। अभी राहुल जी उत्तर प्रदेश में गए थे, जहां पर उनके खानदानी पारिवारिक सीट है, वहां भी वह ये नहीं कह सके कि उत्तर प्रदेश में हम जो है अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या हमारे पार्टी का कोई बगल से चुनाव लड़ेगा। इतने हताश और निराश हो करके अभी उत्तर प्रदेश में वो घूम रहे थे और जिस तरह का भाषण दिया है उन्होंने, मैं उसकी टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, वो सारा प्रदेश और देश उसको देख रहा है और समझ रहा है। मैं ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन इतना पिछड़ चुका है कि इसके लिए 24 में तो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि 29 के लिए तैयारी करनी चाहिए। अंशु जी से कहना चाहूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, कि ये लोग प्रयास करें आगे 29 के लिए, आगे के लिए। अब ये गठबंधन होना ठीक है, विरोध पक्ष को गठबंधन करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 450 सीट का नारा दे रहे हैं, 100 सीट पार कर जाए अगर इंडिया गठबंधन, तब भी मैं इनको बधाई दूंगा। और ये लोकतंत्र के लिए एक विरोध पक्ष का 100 सीट पा जाना भी एक बड़ी बात होगी, मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं पांडे जी, बात तो सही है कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, कोई भी पार्टी विपक्ष में रहे, लेकिन मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मजबूत विपक्ष होगा तो क्या होगा कि सरकार को उन मुद्दों पर घेरा जा सकेगा जहां पर सरकार की नीति और रणनीति दोनों कमजोर नजर आती है। अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हो? संजय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अंशु जी जल्दी से संजय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अंशु जी, देखिए, हम एक सकारात्मक विपक्ष के नाते उनकी सभी बातों को सुन रहे थे। हाँ। लेकिन हमने वही बात कही कि जब 35% वोट पाने पर बीजेपी 400 की बात कर रही, हालांकि प्रधानमंत्री जी जो 400 की बात कर रहे हैं वो लहसुन का प्याज, जो लहसुन का रेट बता रहे हैं 400, और जो उत्तर प्रदेश में 80 की बात हो रही है वो आलू का रेट बता रहे हैं। हालांकि खुशी मुझे तब होती जब वो पैसा किसान को मिलता, लेकिन वो बिचौलियों को मिलने वाला। खैर, तो क्या हम 65% वोट जो इस देश के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का, महिलाओं का, युवाओं का है, किसानों का है, तो 65% पे बीजेपी उनको आखिर क्यों आपत्ति है? दूसरा, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, 2% वोट मिला था। मुझे आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ स्थापना से ही सत्ता में आ गया? 50 साल तक संघर्ष किया, 50 साल, और आज भी जब बोल के आए हैं तो मुद्दों पर नहीं आए, झूठ बोल के आए, धर्म की बातों पर आए, कभी वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। इस देश के प्रधानमंत्री जब कपड़ों से पहचानने की बात करें तो आप समझ सकते हैं जी। ठीक है, प्रशांत पटेल जी के पास जा रहा हूं आपके सवालों का जवाब के लिए। उसका संजय जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सवाल प्रशांत पटेल के लिए। प्रशांत पटेल जी के मुद्दों पर बात कर सके। ठीक है, प्रशांत पटेल जी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी इतना जमीन से कट गई है कि इनको जमीनी धरातल का पता है ही नहीं। आज कह रहे हैं कि आलू 80 रुपए किलो मिल रहा है, भाई पता नहीं कौन सी मंडी में ये लोग आलू खरीदने जाते हैं, 400 रुपए में लहसुन खरीदने जाते हैं। और कांग्रेस का जमीनी हालत ये हालत है। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी 80 की बात कर रही है, दरअसल वो आलू का भाव 80 बताना चाह रही है।
आप नहीं, वही वही कह रहा बात हूँ कि इसीलिए आप- कर रहा हूँ, सुन आप नहीं जिस पाते मंडी- तो जवाब आप कैसा ही इडली की मंडी में खरीद रहे हैं 80 यही रुपए हालत में। हो गई, अपने आप मन इडली की की बात मंडी में करते 80 रुपए करते में खरीद दूसरों रहे की हैं। बात सुनना भूल गए आप। आपको ठीक है, सिर्फ शांत सुनाना होइए, प्लीज। आता है, सुनना नहीं आता। आप दूसरों की मन की बात भी सुना करिए। अरे भैया आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए। तो आप भैया इडली की मंडी में 80 रुपए खरीद रहे होंगे, यहाँ तो 20 रुपए में बिक रहा है। और यही लोग अब कांग्रेस मैं और फिर से कह रहा हूँ कि अरे आप भैया, जो बोलने 400 दोगे की कि बात नहीं? कर रहे हैं वो लहसुन का अंशु रेट जी, बोलने प्रधानमंत्री दोगे जी कि बता नहीं? रहे हैं। या फिर मैं आपसे ठीक है, अभी जो अंशु जी, सीटों की अंशु जी बात सुन कर रहे लेते हैं हैं। दरअसल वो उत्तर ठीक है। प्रदेश में बिचौलियों अंशु के जी, भाव से 80 रुपए बता रहे हैं। ठीक है अंशु जी, सुन लेते हैं जवाब। आपके एलिगेशन का जवाब ले गलत लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ना जी, करें ना ठीक विवेक है, जी, मैं नहीं, अनुरोध कर वो रहा हूँ। आपके आरोपों का जवाब तो देंगे ना प्रशांत पटेल। और ये लोग कितना जमीनी धरातल से जुड़े हुए हैं। जब सपा कांग्रेस के बीच में बैठक चली सीट शेयरिंग के, सपा ने बोला कि भी अब जिस सीटें मांग रहे हैं उसको कैंडिडेट लेकर के आइए, तो इन्होंने बांसगांव सीट से एक महावीर प्रसाद जी का नाम लिया, जिनका देहांत कई साल पहले हो गया। तो कांग्रेस के नेता जो सीट शेयरिंग की बात करें तो उनको ये भी नहीं पता कि जिस नेता के हम टिकट की बात कर रहे हैं उनका देहांत कई साल पहले हो गया। तब अखिलेश जी ने बताया कि नहीं, उनका तो देहांत हो चुका है। तो ये लोग चाहे आलू का रेट बताएं या लहसुन का बताएं या टिकट मांगे, ये लोग बिल्कुल धरातल से कटे हुए लोग हैं। कोई दिन के जनाधार है नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है। और आज ये केवल बैताल की तरह लटके हुए हैं। बातें खाली से बड़ी बड़ी करा लीजिए। जिन राज्यों जो आते हैं बड़ी बड़ी बातें भी इन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किया, क्या कर लिया। इसके बाद राज्य नहीं है कांग्रेस पार्टी का 2011 के बाद जो इन्होंने रिपीट किया। कांग्रेस पार्टी केवल डिफॉल्ट की राजनीति करती कि भाई एक पार्टी से जनता उकता जाएगी तो हमें अपने आप सीट दे देगी। 2011 के बाद कोई राज्य बता दे कांग्रेस ने रिपीट किया हो, जनता क्यों उनको नहीं दोबारा वोट देती। गलती से किसी एक राज्य पे सत्ता पा जाते हैं, दोबारा इनको नहीं देती है। और नहीं, कर्नाटक में जीते हैं, क्या बात करें। कर्नाटक में से पहले भी जीते थे, उस बार खेला हो गया, इस बार कर्नाटक दोबारा जीत लिए, तेलंगाना में भी जीत कर आए, इसके अलावा हिमाचल में जीत कर आए। जनता वोट दे रही है, ऐसा नहीं है प्रशांत पटेल की जनता वोट नहीं दे रही। बहुमत नहीं था ना कर्नाटका में जी। किसी राज्य में इन्होंने रिपीट नहीं किया। हर राज्य में 5 साल के बाद सत्ता से हट जाते हैं। तो वाकई अगर कांग्रेस की नीतियां इतनी अच्छी हैं, कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा काम करती है, तो जनता क्यों उनको नहीं देती है। अभी 3 राज्यों में इन्होंने माहौल बनाया ना, पूरा मध्य प्रदेश वगैरह हमारे एक तरफा है, छत्तीसगढ़ में 90 में से 60 सीटें जीत रहे थे, कर्नाटक में भी टक्कर, राजस्थान में भी टक्कर दे रहे थे। क्यों जनता इनको दोबारा वोट नहीं देती है। आज 2 बार से 40 सीटें 50 सीटों पर अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है कांग्रेस पार्टी की। संजय, इसका जवाब देंगे। संजय जी के पास जा रहे, काफी देर से वेट कर। संजय चक्रवर्ती जी, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं जा रहे हैं। जी संजय चक्रवर्ती जी। देखिए, अभी हमारे सब भाई लोग की बातें मैं सुन रहा था और कोई 450, कोई 400, कुछ 350। आप लोग जो है, मैं एनडी गठबंधन के बारे में जरा पूछ लेता हूं। हम लोग तो करीब 3-4 बैठक भी कर चुके हैं, गठबंधन की बातें भी हो रही थी। आप लोग जो मोदी जी सरकारी रैली कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी तैयारी क्या है? आपका संयोजक क्या, कौन है, कितनी बैठक आप कर चुके हैं, सीट शेयरिंग का मामला क्या है? सब हवा, केवल मोदी 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 मोदी, और उसके अलावा कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आप लोग, मोदी जी ने तो आप लोगों को आपको बता दिया है। मैं इनके सहयोगी पार्टियों से कहता कि आप लोगों की कितनी जो है सीटें आप जीत सकते हैं। 370 हमारे और 400 इनके, यानी कि 40 दल मिलकर के 30 सीटें जीतेंगी। ये उन्होंने एकदम अपने बातों से साफ बता दिया कि आप केवल 30 सीटें पाएंगे। 4, और मैं आपको इतना बता देता हूँ, आचार संहिता लागू हो जाती है। नहीं बोला था 400 प्लस बोला। नहीं तो आप गलत बात बोलेंगे तो टोकूंगा। आपने बीच में मत बोलिए, 450 भी अपने टाइम पे बोलिए हो सकता है। आप ये कैसे सुन लेंगे 400? हमने 400 प्लस बोला। 400 प्लस कितनी सीटें हो सकती हैं? 500 थोड़ी ना एग्जैक्ट नंबर आप बता देंगे क्या? पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर आप बता देंगे क्या कितना सीटें जीत रहा है? एक आकलन किया जाता है। हमने 370 प्लस 400 प्लस एनडीए सहयोगियों के साथ की बात की है। 400 प्लस मतलब 450 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। 370 अपना बिल्कुल फिक्स कर लिया, लेकिन गठबंधन के लिए 400 प्लस बड़े बहुत अच्छी बात है। गठबंधन के लिए कहीं आपके पास कुछ पता नहीं है, गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है प्रशांत जी, एक एक करके। प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत जी, प्रशांत जी एक एक करके। प्रशांत जी एक एक करके। प्रशांत जी एक एक करके। जोशी जी काफी देर से वेट कर रहे, प्रशांत जी एक एक करके। संजय जी, लेकिन एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में तो 2 से 18 हो गए, दिक्कत तो आपके लिए वहां ज्यादा लग रही है इस बार। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 18 से 2 फिर वापस आ सकते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति है, जनता है, जनता सब देखती है, जनता जानती है कि कितने जुमलेबाजी हुई है। मैं इतना कह सकता हूं, 2014 का घोषणा पत्र अगर मोदी जी खुद पढ़ ले तो अपने आप को वोट नहीं देंगे। तो जितना झूठ बोला है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, वो सारा का सारा जनता को क्या पता नहीं क्या? जनता को आप बरगला नहीं सकते। आप इस तरह के जनता को मतलब 5 किलो राशन, कहां 5 ट्रिलियन के साथ 5 किलो राशन पे आ गए, और अगले 5 साल तक 5 किलो राशन देंगे।
मतलब आप जानते हैं कि अगले 5 साल तक ये गरीब से गरीब ही रहेंगे ये लोग, ये कभी ऊपर नहीं आ सकते। तो आपने जनता को बता दिया कि उसकी औकात क्या है। ठीक है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में घोटाला कर दिया, बंगाल में गरीबों को राशन, संजय जी पश्चिम बंगाल में अगर 30+ चले गए तो फिर क्या होगा? एक एक करके सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक एक करके। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड आ रहा हूँ, 1 सेकंड एक एक करके मैं आ रहा हूँ। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जोशी जी बोल, जोशी जी वेट कीजिए प्लीज। संजय जी, प्रशांत पटेल जी प्लीज एक एक करके। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जोशी जी हाँ बोलिए। विवेक जी, आज हमारे गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो आपस में सहयोगी हैं उनमें तो सीटों तक का बंटवारा हो गया। कल मैं सुन पा रहा था संजय जी, लेकिन जोशी जी बता नहीं रहे हैं। मैं संजय जी से बहुत नाराज हूं। संजय जी नहीं बता रहे हैं टीएमसी कितनी सीटें देगी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में। आप लोगों ने तो 17 दे दी यूपी में। मैं विवेक जी एक बहुत गंभीर विषय कह रहा हूं। जी मैं भी गंभीर विषय कह रहा था सर, बताइए ना। सहयोगी थे उत्तर प्रदेश जी, इनके जो सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, राजभर जी, कल तो वो कह रहे थे कि मैं तो चुनाव ही नहीं होने दूंगा। वो तो चुनाव आयोग को भी कह रहे हैं जब तक मुझे मंत्री नहीं बनाएंगे तब तक मैं चुनाव नहीं होने दूंगा, आचार संहिता लगने नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में आ गए। उस वृद्ध व्यक्ति के लिए मेरी सिंपैथी आपके चैनल के माध्यम से, उसकी सांसें फुला दी है इन्होंने। देखिए कभी योगी जी, कभी मोदी जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जाड़े के मौसम में कितना अन्याय हो रहा है। कभी नया साल गया, आपने भी एक बुजुर्ग को, जोशी जी आपने भी एक बुजुर्ग को, मैं बताऊं उस बुजुर्ग का नाम, आपने भी उस बुजुर्ग को बहुत परेशान किया है। ये अच्छी बात नहीं है जोशी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप बताइए सही नाम, तभी तो मैं बता तो रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी देखिए अपनी अलग पार्टी बना ली भाई साहब ने। जवाब ले लीजिए और वो आप ही को डेंट करेंगे। विवेक जी जवाब ले लीजिए। बोलिए विवेक जी, आप जवाब ले लीजिए। विवेक जी जवाब ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के 2 मौर्य जी को, एक भारतीय जनता पार्टी के मौर्य जी, उनको हारने के बाद ये एमएलसी बनाते हैं। एक उत्तर प्रदेश के दूसरे मौर्य जी को हारने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी एमएलसी बनाते, सम्मान देते, जिनकी जमीन खो गई है। तो इनको तो हम लोग दोनों को ढो रहे हैं। नहीं, लेकिन बुजुर्गों वाली बात की संजय जी के पास और प्रशांत पटेल जी वेट की जगह रहा हूँ। प्रशांत पटेल जी वेट की जगह इसका जवाब लेने के लिए आ रहा हूँ। संजय जी मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। संजय जी इसका जवाब लेने के लिए प्रशांत पटेल आ रहा हूँ, जो जवाब उन्होंने दिया है। मैं संजय जी से पूछ रहा हूं कि 42 में से कितनी सीटें कांग्रेस को अगर अलायंस होता है तो, मतलब अनुमान वाली बात, मैं पक्की सीटें नहीं पूछ रहा, अनुमान वाली बात। अनुमान नहीं, अनुमान की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं राहुल गांधी पहले तो अधीर रंजन चौधरी पे कार्रवाई करे। उन पे कार्रवाई जब तक नहीं होगी, नाराजगी क्यों है सीट शेयरिंग पे? अधीर रंजन चौधरी क्योंकि वो डेंट कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हैं। मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं बार बार हर डिबेट में बोलता हूं, आज से मैं 6 महीने पहले से बोल रहा हूं कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के हाथों में कठपुतली बनकर के खेल रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी इसका जवाब चाहेंगे तो मैं उनको इतना बता दे रहा हूं, आज आपका चैनल में बता दे रहा हूं कि उनका जमानत जब्त हो जाएगी। वो इस तरीके से गेम खेल रहे हैं, न बीजेपी उनका साथ देगी और न हम लोग साथ देंगे। अगर इसको अधीर रंजन चौधरी को किनारे करते हैं तो हमारी समझौता हो सकता है राहुल गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ बैठ करके, ममता जी के साथ बैठ करके चीज समझा। अगर वो समझौता करते हैं तो समझौता होता है। ममता दीदी ने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक आदमी जो है वो डेंट कर रहा है लगातार, कांग्रेस को डेंट कर रहा है। इसका छोटा जवाब प्रशांत पटेल जी के पास जा रहा हूं। अंशु अवस्थी जी, देखिए इतनी सभी बातों पर चर्चा हुई, बीजेपी ने भी बोला और दूसरे लोगों ने भी, और कांग्रेस को आरोपित कर रहे थे बीजेपी के साथी। मुझे बहुत देर में समय मिला, इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, 1 मिनट। उसके बाद भी बीजेपी इतनी देर कांग्रेस पे दोषारोपण करते रहे, सीटों को लेकर बात करते रहे, लेकिन जनता की बात नहीं की। हम इसे अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर इस देश का अन्नदाता बैठा है, एमएसपी गारंटी पर कानून की मांग कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया था। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और उनकी बातों की गरिमा बहुत बड़ी होती है। प्रधानमंत्री जी, भले श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन चीजों को हल्का किया है, अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया तो पूरा देश भरोसा करता है उस बात पर, उस पर अमल करता है। लेकिन आज फिर से उनको आना पड़ा है, तो आज उस पर बीजेपी बात नहीं कर रही, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है। हम ये मानते हैं कि ये लोगों को बात समझ में आ रही कि भाजपा
सिर्फ लोगों का अंशु जी, ध्यान आप- भटका रही है। अंशु जी, आप कांग्रेस टीएमसी को पर कमजोर जी, बताकर अंशु चुनाव जी, लड़ना आप- चाहती, ना जी, कि अपनी कोई अंशु उपलब्धि जी, बताकर। आप टीएमसी पर और जो सवाल संजय जी का है अधीर रंजन चौधरी जी पर, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम करेंगे ना। हमारे लिए मैंने क्या कहा, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है हम इसे तय करते हैं। एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक डेमोक्रेसी में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो इस देश के जनता के मुद्दे हैं जी, ना कि जो अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा या ममता बनर्जी जी ने कहा या जो दूसरे ने। ठीक है, प्रशांत पटेल जी, थोड़ी देर कुछ पहले कुछ कहना चाह रहे थे। मुद्दे इस देश के बेरोजगारी, महंगाई है, जाति जनगणना है, जिस पर भाजपा, प्रशांत पटेल जी खुद ओबीसी हैं जी, प्रधानमंत्री जी स्वयं को ओबीसी बताते हैं, अपने मंत्री को। ठीक है, प्रशांत पटेल जी से जवाब ले लेता हूं। प्रशांत पटेल जी, देश के आम पिछड़े की जाति जनगणना पर वो चुप क्यों हैं? जी, प्रशांत पटेल जी, आखिर जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं जवाब ले लेते हैं। अंशु जी, इस पर बताएं, जवाब दें जी। अंशु जी, हाँ, ये जाति जनगणना के पक्ष में है कि नहीं, व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी तौर पर, दोनों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बताता हूँ। कर्नाटका में आपके सीएम सिद्धारमैया जी पिछली बार थे, उन्होंने जातिगत सर्वे कराया था। भैया, सवाल के बदले सवाल नहीं होता है। आप अपना चरित्र साफ करिए, आपका कैरेक्टर क्या है जाति जनगणना पे बताइए। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। सुन लीजिए, अंशु जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अंशु जी जवाब ले लेते हैं। हाँ, जिस दिन राहुल गांधी अपनी जाति बता देंगे कि ब्राह्मण हैं, ईसाई हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उस दिन हम जातिगत जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ में आपके जो नेता भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला कि मैंने जातिगत जनगणना कराई है, लेकिन मैं सर वो घोषित नहीं करूंगा। भैया, आप अपने राज्य में करते हैं, घोषित करते नहीं हैं। देश का पिछड़ा अपना हक मांग रहा है, सेंट्रल वर्किंग दे नहीं पा रहे हैं। आपकी जब केंद्र सरकार थी, खाली 2 ओबीसी मंत्री थे, हमारे यहाँ तो 27-28 ओबीसी मंत्री हैं, 20 एससी मंत्री हैं। हमने तो प्रधानमंत्री ओबीसी दिया है। कांग्रेस ने कभी कोई ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए, चुनाव करीब है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये डिबेट 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी जा सकती है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं होगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन दिखा है, गठबंधन जमीन पर उतरा है। इसका रिजल्ट क्या होता है, 2019 की तरह होता है या फिर 2024 में कोई नई तस्वीर सामने आती है, यह बहुत दिलचस्प होगा देखना। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो 2024 के नतीजे काफी कुछ तय करेंगे, गठबंधन का भविष्य, विपक्षी